हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 5 थेरेपेटिक अप्रोचेस से ही है। और बहुत सारा सॉरी क्योंकि वीडियो बहुत लेट आ रही है, क्योंकि पता नहीं डीयू खुल गया है तो मेरे को भी टाइम मुश्किल से ही मिल रहा है, लेकिन वीडियो आती रहेगी, उसकी कोई टेंशन मत लेना। चैप्टर्स होते रहेंगे अपने। आज मेरे को क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करना है और चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी, उसका एक टॉपिक उठाया मैंने ज़रा सा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी भी नहीं करनी। और बैकग्राउंड वॉइस अगर है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, मेरी बात सुन लेना, कुछ समझ ना आए तो फिर पूछ लेना। तो मैंने लास्ट क्लास में रेजिस्टेंस तक बताया था, मैं रेजिस्टेंस से ही वापस बता रही हूँ। इसमें ये कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरेंस के अंदर रेजिस्टेंस आ जाता है। रेजिस्टेंस इसलिए आता है, मतलब रेजिस्टेंस के आने के पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि ट्रांसफरेंस के अंदर हम क्या करते हैं, अनकॉन्शियस विशेज़ और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ना क्लाइंट के, उसको वापस से लाएंगे उसके दिमाग में, वो उसको कॉन्शियस में लेकर आएगा, उसे वापस याद करता है ना अपने अनकॉन्शियस विशेज़, डिज़ायर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स को, जिसकी वजह से उसका डिस्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। जब उसका डिस्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो रेजिस्ट करेगा ट्रांसफरेंस को, यानी कि नहीं करना चाहेगा, मना करेगा, रिफ्यूज़ करेगा कौन से प्रोसेस को, ट्रांसफरेंस को, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर मैं अपने सारे अनकॉन्शियस मोटिव्स, नीड्स, वो सब याद करूँगा, वही सब चीज़ें जो मैं भुलाना चाह रहा था, जिन्हें मैंने अब तक अपने अंदर दबा रखा था जैसे से करके, वही सारी वापस बाहर निकलेंगी। तो ऑब्वियसली बात है, उसकी चिंता, वरी बढ़ेगी, वो टेंशन में आएगा, तो वो ट्रांसफरेंस को अवॉइड करेगा या इग्नोर करने की कोशिश करेगा, और वहाँ से एस्केप भी कर सकता है, एस्केप करेगा। इसमें देखना आगे यहाँ पे आएगा। तो उसमें यही है कि रेजिस्टेंस की वजह से क्लाइंट जो है वो अपोज करता है कि आगे थेरेपी प्रोग्रेस ना हो, क्योंकि थेरेपी का एक पार्ट ही है ट्रांसफरेंस भी, करना होता है थेरेपी में ये चीज़ भी। तो वो लेकिन अपोज करेगा कि थेरेपी आगे प्रोग्रेस ना हो, क्योंकि उसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, खुद को बचाना है। वो पुरानी पेनफुल मेमोरीज अनकॉन्शियस माइंड में जो उसके दबी हुई है ना, उसको याद करने से खुद को रोकना है, खुद को बचाना है, उसको इस चीज़ से प्रोटेक्ट करना है कि उसे याद ना करना पड़े वो वापस। तो वो थेरेपी आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि वो ट्रांसफरेंस को अवॉइड करेगा, तो यहीं पे थेरेपी रुक जाएगी। अब तुम खुद देखो, जो चीज़ बहुत बुरी या बहुत गंदी है तुम्हारे लिए और तुम उसे भुलाना चाहते हो, तो भुलाने के लिए कुछ भी कर जाओगे। वापस से अगर वो कोई याद दिलाएगा या वापस वो चीज़ दिमाग में लाने की कोई कोशिश करेगा, तो तुम लोग वो नहीं मानोगे या नहीं हो पाएगा वो। फिर पानी जो कहते हैं ना, सिर के ऊपर से निकल जाएगा, फिर वो तुम नहीं ले पाओगे वो चीज़। यही है यहाँ पर। आगे इसमें है कि रेजिस्टेंस जो होती है वो दो तरीके से हो सकती है, एक कॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस। यहीं से मेन मुझे बताना है। कॉन्शियस रेजिस्टेंस क्या होती है, जब क्लाइंट खुद अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से अपनी इंफॉर्मेशन छुपाता है या नहीं बताता। और अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस क्या होती है, इसके अंदर ऐसे है, ये तब प्रेजेंट होती है, तब कह सकते हैं कि हाँ क्लाइंट अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस शो कर रहा है, उस टाइम पे जब क्लाइंट एकदम चुप हो जाएगा थेरेपी सेशन के दौरान। हाँ, मैंने सेशन लिखा, वो थेरेपी सेशन की बात हो रही है, ठीक है। क्लाइंट एकदम चुप हो जाएगा, साइलेंट पड़ जाएगा थेरेपी सेशन के दौरान, और अपना ट्रिवियल डिटेल्स जो है ना रिकॉल करेगा, जो उसके साथ पुराना कुछ भी है उसमें से थोड़ा ट्रिवियल डिटेल्स रिकॉल करेगा वहाँ से, प्लस इमोशनल डिटेल्स जो उससे रिलेटेड भावनाएं या फीलिंग से रिलेटेड कुछ बातें, इमोशंस है ना, उनको याद नहीं करेगा, और अपॉइंटमेंट मिस करेगा, थेरेपी लेना नहीं चाहेगा, और थेरेपी सेशन के लिए लेट भी आएगा बहुत बार, क्योंकि वो लेना नहीं चाहता, उसे पता है उससे नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएगा वापस वो सब चीज़ें याद, उसको उससे दुख हो रहा है, वही सब वापस उसके सामने इमेज बन के आ रहा है, या उसके लिए वो सही नहीं है, उसको अवॉइड करना चाहेगा। थेरेपिस्ट जो है वो ओवरकम करता है रेजिस्टेंस को, क्योंकि वो बार बार उसे कहेगा, रिपीटेडली उसे अपने पेशेंट को, पेशेंट इन द सेंस क्लाइंट की बात हो रही है, वो रिपीटेडली बार बार कंटिन्यूसली अपने क्लाइंट को बोलेगा कि तुम कन्फ्रंट करो, इसको फेस करो। जब तक इसको फेस नहीं करोगे ये दिमाग से निकलेगा नहीं, तुम्हें पता नहीं लगेगा दिक्कत कहाँ आ रही है, फिर इसी में अटके रहोगे, यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो वो उसको फोर्स नहीं कह सकते यहाँ पर, बट हाँ वो अपनी पूरी कोशिश करेगा, उसको पूरा कन्विंस करने की कोशिश करेगा, उसे बार बार क्या कहते हैं, परसुएड करेगा कि वो उन चीज़ों को याद करे जो उसके अनकॉन्शियस माइंड में दबे हुए हैं। रिपीटेडली वो उसे कहेगा कि वो उसे कन्फ्रंट करे अपने अनकॉन्शियस माइंड में, जो भी कुछ बुरी चीज़ें हैं, कोई ऐसे मोटिव्स हैं, नीड्स हैं जो अधूरे रह गए हैं, पूरे नहीं हुए, कुछ रिप्रेस फीलिंग्स हैं, उन्हें वापस से लाए अपने सामने,
बाहर निकाल दे वो सब जो अंदर उसने अभी तक दबा के रखा है, क्योंकि वो अनकवरिंग करेगा उसके ऐसे इमोशंस को जो क्लाइंट के खुद के लिए सही नहीं है, ख़तरनाक है। एंजाइटी, चिंता, उसका कोई भी डर है, शर्म है उसको खुद से या किसी से भी, किसी भी चीज़ से, जो कि रेजिस्टेंस कॉज कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो वो अलाउ नहीं कर रहा ना खुद को थेरेपी सेशन लेने से, और इन सब चीज़ों को वापस याद करने पे उसे दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, तभी तो वो जा नहीं रहा थेरेपी सेशन पे, अवॉइड कर रहा है। तो ये सब चीज़ें बाहर निकल जाए ना उसके, ऐसा ही थेरेपिस्ट चाहता है, उसका अच्छा ही सोच रहा है कि भाई जो अभी तक दबा के रखा है बाहर निकाल दो, उसे बहुत कम को मौका मिलता है ऐसा करने का। सॉरी, वो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही है इसमें, रेजिस्टेंस वो अवॉइड करेगा, वो नहीं चाहेगा बाहर निकालना, बट वो उसे रिपीटेडली बोलेगा कि तू कन्फ्रंट कर इन चीज़ों को, तभी तो यहाँ से बाहर निकल पाएगा, तभी तो वो वाली स्टेज आएगी जब तुझे थेरेपी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तू सही हो जाएगा एकदम। ठीक है, आगे है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन एक फंडामेंटल मैकेनिज्म होता है जो कि चेंज को इफ़ेक्ट करता है, चेंज के ऊपर असर डालता है। चेंज किस में? क्लाइंट में, क्लाइंट के बिहेवियर में, उसकी चीज़ों को देखने के नज़रिए में। अब देखो, कन्फ्रंटेशन और क्लैरिफिकेशन दो एनालिटिकल टेक्निक्स हैं इंटरप्रिटेशन की। इंटरप्रिटेशन के अंडर ये दोनों चीज़ें यूज़ की जाती हैं, एक कन्फ्रंटेशन और एक क्लैरिफिकेशन। कन्फ्रंटेशन के अंदर क्या होता है? कन्फ्रंटेशन के अंदर थेरेपिस्ट जो होता है वो पॉइंट आउट करेगा, निकालेगा बाहर, खोज के बाहर निकालेगा क्लाइंट के ऐसे दिमाग में ऐसा जो उसका एस्पेक्ट है ना, उस चीज़ को बाहर निकालेगा जो क्लाइंट बेसिकली फेस कर रहा है, या कहाँ पर उसे दिक्कत आ रही है, उसकी प्रॉब्लम्स के पीछे का कारण, मेन कॉज क्या है ना, उसे कन्फ्रंटेशन में थेरेपिस्ट बाहर निकालेगा। क्यों बाहर निकालेगा? क्योंकि जब तक क्लाइंट उन चीज़ों को फेस नहीं करेगा, वापस दोहराएगा नहीं, कन्फ्रंट नहीं करेगा, तब तक उसे पता नहीं लगेगा कि कमी आ कहाँ रही है, क्यों दिक्कत आ रही है उसे चीज़ों को डील करने में, क्यों वो ढंग से कोप अप नहीं कर पा रहा अपने स्ट्रेस के साथ। ठीक है, तो इन कन्फ्रंटेशन, एक सेकेंड, हाँ, इन कन्फ्रंटेशन थेरेपिस्ट पॉइंट्स आउट टू द क्लाइंट एन एस्पेक्ट ऑफ हिज और हर साइकी दैट मस्ट बी फेस बाय द क्लाइंट। जो क्लाइंट अभी तक फेस करता जा रहा है ना, झेलता जा रहा है, जो सहता जा रहा है ना, उसे कन्फ्रंट करने के लिए बेसिकली थेरेपिस्ट उसे कहेगा और वही चीज़ पॉइंट आउट करेगा बार बार, उसके दिमाग से वही चीज़ बार बार निकालने की कोशिश करेगा, उसी को बार बार पॉइंट आउट करेगा, उसी को बार बार पॉइंट आउट करेगा जो क्लाइंट अभी रिसेंटली फेस कर रहा है, जिसकी वजह से वो आज प्रॉब्लम में है, फिर चाहे उसका कुछ पुराना बहुत गंदा पास्ट है जिसकी वजह से उसका आज बिगड़ा हुआ है, कुछ भी हो सकता है ना, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है, जिसे हम याद करना नहीं चाहते, ऐसा कुछ हमने अपने अंदर दबा रखा है। ठीक है, क्लैरिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर थेरेपिस्ट जो है वेग और कंफ्यूजिंग इवेंट को शार्प फोकस के अंदर लेके आ जाएगा। अब क्या होता है ना, जैसे क्लाइंट रिवील कर रहा है चीज़ें, बता रहा है अपने बारे में कि अच्छा ये है वो है और ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था, तो बीच में मान लो वो एक बारी को रुक गया या उसका कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है ना, जैसे कुछ और बोल दिया, कुछ और बोलना था, या कहने का कुछ और मतलब था, सामने वाले ने कुछ और समझ लिया। बट यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जैसे कोई वेग और कंफ्यूजिंग इवेंट, अब क्लाइंट कुछ बता रहा है, बताते बताते ना वो रुक गया, उसे लगा कि नहीं यार मेरे को ये नहीं बताना चाहिए, या मैं इसको ना थोड़ा मोल्ड करके, थोड़ा ऑल्टर करके, चेंज करके बता देता हूँ, इसको ये नहीं पता लगना चाहिए मेरे बारे में, ये तो गलत होगा, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, ऐसे ऐसे करके उसने कुछ वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी। तो थेरेपिस्ट वो चीज़ बाहर निकाल के आएगा उसको, क्योंकि ढंग से सुनना तो पड़ेगा क्लाइंट कहना क्या चाह रहा है, बता क्या रहा है। तो अगर वो कुछ गलत बताने की भी कोशिश करेगा ना, कहीं पे अटक भी जाएगा, तो उसको वो करेक्ट करेगा, उसे हेल्प करेगा कि वो असली बात जो सच है ना वो बाहर निकाल पाए, क्लाइंट के मन से वो चीज़ बाहर आ पाए, इंस्टेड ऑफ कोई चेंज या कुछ मॉडिफिकेशन करके वो सच छुपा के कुछ खुद बना के बताए। ठीक है, और ये तो तभी हो सकता है जब क्लाइंट को पूरा अंधाधुन विश्वास हो जाए थेरेपिस्ट के ऊपर कि वो उसे जज करने के लिए नहीं बैठा, बल्कि उसको उसकी प्रॉब्लम से सच में बाहर निकालने के लिए बैठा है। दैट्स वाई वो आया यहाँ पर हेल्प लेने। ठीक है, तो ये क्लैरिफिकेशन के अंदर थेरेपिस्ट जो है कोई भी वेग कंफ्यूजिंग इवेंट जो होगा, थेरेपिस्ट जो है ना, कोई भी वेग कंफ्यूजिंग इवेंट क्लाइंट के द्वारा बताया गया जो होगा उसकी बातों में, जो उसे पता लगेगा कि हाँ यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स मिसिंग है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये इसने मुझे बताया नहीं है, इसे बता देना चाहिए था, ये रह गया, यहाँ पे डिटेल्स मिस हो रही हैं, तो वो उससे पूछेगा दोबारा, उसको फोकस में लेके आएगा, वहीं पे मेन अपना अटेंशन पे करेगा, वहीं पे कंसंट्रेट करेगा, वो चीज़ बाहर निकालने के पीछे पड़ेगा थोड़ा सा।
इन द सेंस उसे प्रेशराइज नहीं कर रहा, उस पर फोर्स नहीं डाल रहा किसी भी तरह का, बल्कि वो चीज़ बाहर निकालने का थोड़ा सही तरीका ढूंढ रहा है और उसे वो विश्वास दिला रहा है कि भाई तू ऐसे अपनी स्टेटमेंट्स को मोल्ड वगैरह मत कर, जो सच है तुम मुझे बता सकते हो, आई एम नॉट हियर टू जज यू एंड आई एम एक्चुअली नो वन टू जज यू। ठीक है, कोई भी नहीं कर सकता किसी को जज, वो तो सोसाइटी इस तरीके से है कि कर लेते हैं बहुत लोग। इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा सब्टल प्रोसेस है और इसको ही तुम लोग पिनैकल बोलते हो साइको एनालिसिस का। मतलब मेन जो टॉप पे चोटी होती है ना, जो पहाड़ की चोटी होती है, वो तुम कहते हो इंटरप्रिटेशन को। हाँ, इंटरप्रिटेशन को ही तो थेरेपिस्ट यूज़ करता है अनकॉन्शियस मटेरियल को जो कि अनकवर हो चुका है फ्री एसोसिएशन के दौरान, ड्रीम इंटरप्रिटेशन के दौरान, ट्रांसफरेंस के दौरान और रेजिस्टेंस के दौरान। क्योंकि रेजिस्टेंस में क्या है, क्लाइंट अवेयर हो चुका है अपने साइकिक कंटेंट्स में, उसके दिमाग में क्या क्या चीज़ें हैं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किस चीज़ की वजह से उसे दुख, प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आ रही हैं, वो उसे पता लग गया। ठीक है, क्लाइंट इतना अवेयर हो चुका है, अभी कॉन्शियस हो चुका है इतना। और कॉन्फ्लिक्ट जिनकी वजह से कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, कुछ इवेंट्स का मतलब कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर इवेंट्स का अकरेंस हो रहा है, वैसे कॉन्फ्लिक्ट्स क्लाइंट को पता लग गए हैं, सिम्टम्स पता लग गए हैं। और इंटरप्रिटेशन जो है ना, वो फोकस करती है इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर ही अटैक करती है ये, और डेप्रिवेशंस जो कि चाइल्डहुड के दौरान सफ़र करी हैं, जिनसे गुजरा है हमारा क्लाइंट। बचपन में उसे किसी चीज़ बचपन में उसे किसी चीज़ का लैक, किसी चीज़ की स्कैरसिटी हुई है, कहीं कमी आई है, वो प्यार नहीं मिला पेरेंट्स से जो मिलना चाहिए था, वैसे रिलेशंस नहीं बना पाए वो आसपास, या वैसे लोग ही नहीं कभी मिले उसे अपने आसपास, तो उन्हीं कमियों को ना वो निकाल के लाता है बाहर, पूरा ही प्रोसेस। तो इसमें ये लिखा है, एक बार वापस से समराइज़ कर देती हूँ, यही लिखा है इसके अंदर कि थेरेपिस्ट यूज़ करेगा अनकॉन्शियस मटेरियल को जो कि अनकवर हो चुका है, जो पहले छुपा हुआ था, ढका हुआ था, कवर था, अंडर द कार्पेट हाइड था, वो बाहर निकल के आ चुका है, अनकवर हो चुका है फ्री एसोसिएशन के प्रोसेस के बाद, ड्रीम इंटरप्रिटेशन के बाद, ट्रांसफरेंस के बाद और रेजिस्टेंस के बाद। क्योंकि क्लाइंट अब अवेयर हो चुका है अपने साइकिक कंटेंट्स को लेकर और वो वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर जिनकी वजह से कुछ सर्टेन इवेंट्स अकर हो रहे हैं, कुछ सिम्टम्स दिखा रहा है क्लाइंट, उसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतें दिख रही हैं, या कुछ कॉन्फ्लिक्ट स्पेसिफिक कॉज हो रहे हैं उसकी वजह से, वो उसे पता लग चुका है अभी, उसे अपनी प्रॉब्लम पता लग गई है, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आगे। ठीक है, देन एक सेकेंड, वैसे तो प्रॉब्लम्स पता लग गए हैं तो उसे आधा सोल्यूशन वहाँ पे मिल ही गया है, क्योंकि वो खुद को यहाँ पे आगे से बहुत अच्छे से समझने लग जाएगा, अभी हम इनसाइट में पढ़ेंगे। इंटरप्रिटेशन फोकस करती है इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर ही, वही जो दिमाग में उसके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उसी के ऊपर ये मेन फोकस करती है, और वो डेप्रिवेशंस के ऊपर भी फोकस करती है जो उस क्लाइंट ने चाइल्डहुड के दौरान झेले हैं या जो सहा है उसने, टॉलरेट करा है अभी तक, जिससे वो गुजरा है, जो सफ़र किया उसने, उसका स्ट्रगल जो है ना वो। रिपीटेड प्रोसेस जो होता है यूज़ करने का तीन चीज़ों को, क्लैरिफिकेशन, कन्फ्रंटेशन और इंटरप्रिटेशन, इसी को बोलते हैं वर्किंग थ्रू। ठीक है, वर्किंग थ्रू हेल्प करता है पेशेंट को या हमारे क्लाइंट को कि वो अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके खुद को अच्छे से, डीप में जाके एकदम अंदर घुस के अपने जो प्रॉब्लम्स के पीछे का कारण है, सोर्स कहाँ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके मेन कॉजेज़ को वो एनालाइज कर सके, उसे समझ सके और इंटीग्रेट कर सके, साथ में मिलाकर इकट्ठा कर सके सारे अनकवर्ड मटेरियल को अपने ईगो के अंदर। यहाँ पे ईगो का मतलब क्या है, ये इड ईगो सुपर ईगो वाली ईगो ही है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि ईगो जो होती है वो ये बताती है कि वो मतलब बैलेंस टाइप क्रिएट करती है, इड की तरह ज़िद्दी छोटा बच्चा भी नहीं है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन भी नहीं चाहिए कि हाँ मुझे अभी के अभी ये दो। सुपर ईगो भी नहीं है जो मोरल वैल्यूज़ और एथिक्स पे चलती है बहुत, या पेरेंट की तरह होती है, तुम्हें गाइड कर रही है। ईगो थोड़ा रियलिस्टिक प्रिंसिपल पे काम करती है, तो वहाँ पर कॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। कॉन्शियस माइंड, हाँ वैसे इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, अब तीनों होते हैं अनकॉन्शियस माइंड में ही, फ्रूड ने जो बताया आइसबर्ग वाला, तीनों होते हैं अनकॉन्शियस माइंड में ही है, इड ईगो सुपर ईगो, वही अंदर अंतर मन की हैं तीनों बातें। बट ईगो को तुम कॉन्शियस में थोड़ा मान सकते हो क्योंकि ये रियलिस्टिक प्रिंसिपल पर काम करता है, अभी आज का लेटेस्ट। ठीक है, या जो सही अभी होना चाहिए आज के टाइम में, अभी जो मेरे लिए करना सही है वो मुझे पता है, वो मेरे को पता है क्या करना है क्या नहीं करना, और इससे आगे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस दूसरों के लिए हो सकते हैं, डैट मच आई नो, उस हिसाब से आई वर्क। ठीक है, तो यही है कि वर्किंग थ्रू के प्रोसेस की वजह से पेशेंट जो है वो अंडरस्टैंड कर पाता है खुद को अच्छे से, अपनी प्रॉब्लम्स का जो सोर्स है उनको, और इंटीग्रेट कर पाता है अनकवर्ड मटेरियल को
जो उसके अनकॉन्शियस माइंड से निकल के आया, जो पहले छुपा हुआ था बाहर वो निकल के आ गई ना, रिप्रेस फीलिंग्स, वांट्स एंड ऑल, डिज़ायर्स, विशेस, अपने ईगो के अंदर लेकर आ पाता है। बेसिकली अपने अनकॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें लेकर आ गया, वो उन्हें फेस कर सकता है। अब उससे उन सब चीज़ों को याद करने में, उन सब चीज़ों के बारे में सोचने में, वही सब वापस दोहराने में, या उनकी इमेज भी अगर उसके दिमाग में वापस बनती है तो उसको एज सच उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही, इतना स्ट्रेस फील नहीं हो रहा, क्योंकि वो सब बाहर निकल गया। अब वो सब उसने बाहर निकाल दिया। ठीक है। आउटकम मेन रिजल्ट क्या होता है वर्किंग थ्रू का? इनसाइट। इनसाइट का मतलब क्या है? पहले बता रखा है इसके अंदर कि इनसाइट कोई भी सडन इवेंट नहीं है, ऐसे एकदम से जल्दी से नहीं हो जाता, बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे काम करता है, धीरे धीरे अक्कर होता है। अनकॉन्शियस मेमोरीज यहाँ पे बार बार इंटीग्रेट होती हैं कॉन्शियस अवेयरनेस के अंदर, मतलब सारी अनकॉन्शियस मेमोरीज यहाँ पर बार बार मिलती जुलती हैं, साथ में आती हैं कॉन्शियस अवेयरनेस के अंदर, और ये अनकॉन्शियस इवेंट्स और मेमोरीज जो है री एक्सपीरियंस वापस से क्लाइंट एक्सपीरियंस करता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरेंस और वर्किंग थ्रू के दौरान। जैसे जैसे ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है, क्लाइंट वापस से समझने की कोशिश करता है, समझने लगता है खुद को और अच्छे तरीके से और बेटर वे में, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल लेवल पर, और इंसाइट गेन कर लेता है, वो अंडरस्टैंडिंग गेन कर लेता है अपने कॉन्फ्लिक्ट्स और अपने प्रॉब्लम्स के प्रति। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब ही इंटेलेक्चुअल इंसाइट है। मैंने लिखा भी है सामने, दोनों सेम ही है, एक सेकंड देखने रहा होगा या और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पर क्या है कि इमोशनल अंडरस्टैंडिंग गेन कर लेना और एक्सेप्ट कर लेना अपने खुद के ही इरेशनल रिएक्शन को, जो कि हम अपने अनप्लेजेंट इवेंट्स के प्रति देते थे पास्ट में, और विलिंगनेस, वो इच्छा होना, वो अंदर से मन होना, अपनी मर्जी से हम ये कर रहे हैं, हमारा वॉलंटरी एक्शन है, इतनी विलिंगनेस होना कि हम चेंज कर सकते हैं खुद को इमोशनली, प्लस एज वेल एज चेंज ला सकते हैं अपने इमोशनल इंसाइट के अंदर। जैसे हम लोगों को पहले समझते थे वैसे अब नहीं समझते, अपने अपनी लाइक उससे और अच्छे तरीके से समझते हैं इन द सेंस, और हमने खुद को भी, अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देना सीख लिया, हम खुद को भी ढंग से समझने लगे हैं। हमेशा कहते हैं ना सामने वाला सही नहीं है, वो भी कभी गलत हो सकता है। ये हमेशा दूसरे लोग ही सही नहीं है, जो हमसे कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, वही हमेशा सही नहीं है, क्या पता सामने वाला भी कभी गलत हो, या उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी मे बी रॉन्ग हो थोड़ा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। इंसाइट जो है वो एंड पॉइंट होता है, एकदम एंड होता है थेरेपी का, लास्ट चीज़ है बिल्कुल एंड में। थेरेपी इसके बाद एंड हो जाते हैं, थेरेपी सेशन, उसके बाद क्लाइंट को ज़रूरत नहीं पड़ती थेरेपी लेने की, खुद इस लायक हो जाता है कि वो खुद को भी समझ ले, सामने वाले को भी समझ ले, खुद थेरेपी देने लायक हो जाए। इसका तो ये नहीं कि जो क्लाइंट आके थेरेपी लेगा वो खुद थेरेपी देना शुरू भी कर देगा। मैं एज एन एग्जांपल समझा रही हूँ कि वो इतना अच्छा और इतना समझदार हो जाता है कि वो खुद को अच्छे से समझ पा रहा है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस उसके अंदर आ गई, इंट्रापर्सनल भी आ गई, दूसरे को भी वो अच्छे से समझ पा रहा है, दूसरे की भावनाओं को, फीलिंग्स को भी वो अच्छे से समझ पा रहा है। ठीक है, तो इनसाइड एंड पॉइंट होता है थेरेपी का। और जैसे कि यहाँ पर क्लाइंट गेन कर लेता है एक नई अंडरस्टैंडिंग खुद को लेके, एक नया नज़रिया उसके पास आ जाता है, वो खुद को और अच्छे से समझने लग जाता है। इन टर्न कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे उसके पास में, डिफेंस मैकेनिज्म जो वो यूज़ करता था उन कॉन्फ्लिक्ट्स को अपने अंदर दबाए रखने के लिए, छुपाने के लिए, डिनाइल एंड ऑल, जो प्रोजेक्शन, वो सब यूज़ करता था, वो सब, और फिज़िकल सिम्टम्स जो थे उसके अंदर वो अब प्रेजेंट नहीं है उसके अंदर से, वो हट गए, निकल गए, और क्लाइंट जो है वो साइकोलॉजिकली हेल्दी पर्सन, दिमाग से ठीक, दिमागी क्षमता जिसकी अच्छी होती है ना, दिमाग से स्टेबल वाला पर्सन बन चुका है। साइको एनालिसिस को टर्मिनेट किया जाता है इस स्टेज के ऊपर। ठीक है, साइको एनालिसिस को लेकर आया जाता है इस स्टेज के ऊपर। ठीक है, अब मैं एक बार क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रही हूँ कि आज का टॉपिक इतना ही रहेगा, देन ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट मैं बता दूँगी। देखो यार, ये पेपर है मेरे पास और इसके अंदर ना मेरे को 1 मार्कर तो कम, लेकिन 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 4 एंड 5 मार्कर्स ज़्यादा दिख रहे हैं। 2 मार्कर में पूछा हुआ है कि सिम्टम्स बताओ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के, चैप्टर 4 से, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम की डिसऑर्डर, नहीं एक सेकेंड, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में हमारे सिम्टम्स वही वाले आएंगे कि बच्चा सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाता और आई कांटेक्ट नहीं बना पाता, और ADHD के बाद तुम्हें याद होगा हमने ये डिसऑर्डर पढ़ा था, ये भी छोटे बच्चों में ही बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसके सिम्टम्स मैं एक बार ही बता देती हूँ शॉर्ट में।
इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स डेवलप नहीं कर पाता और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होती हैं बच्चे को। और देखो एक ना इसमें 2 मार्कों में ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है कि कंडीशंस बताओ जो कि फैसिलिटेट करती हैं ग्रुप फॉर्मेशन को। अब ये चैप्टर 6 से है, जो एटीट्यूड वाला चैप्टर है, एटीट्यूड कॉग्निशन बिहेवियर वाला करके चैप्टर है। 1 मिनट, उससे है पता नहीं ग्रुप वाले से है। 1 सेकेंड यार, आई एम सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मुझे असल में लिजर्ट दिख गई थी तो मैं अनकंट्रोलेबल हो गई थी। हाँ, मैं बता रही थी कि ये ग्रुप फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन ग्रुप वाले चैप्टर से है, चैप्टर 7। सॉरी मैं चैप्टर 6 बोल गई थी डर के मारे। चैप्टर 6 से नहीं है, वो चैप्टर 7 से है। ग्रुप वाला चैप्टर है, वो भी मेरे को कराना है। इसके बाद 6 और 7 ही चैप्टर है, ठीक है। सॉरी सो सॉरी। और ये वाला क्वेश्चन भी ग्रुप वाले से ही है, या शायद हाँ ये ग्रुप वाले से ही है। ब्रीफली ल्यूसिडेट ABC components ऑफ प्रेजुडाइज यूजिंग सुटेबल एग्जाम्पल्स। कि जब मैं वो चैप्टर करवाऊँगी तब समझा दूँगी अच्छे से, ये बताऊँगी तो बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है। और एक बड़ा मस्त क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है। बता रही हूँ ये वाला क्वेश्चन, एक सेकेंड। इसके अंदर है कि बर्ट इज़ 40 years old and works on an assembly line in a brush factory. He is terribly afraid of being contaminated by germs. He avoids shaking hands with others. He won't eat in the cafeteria. He has trouble leaving the bathroom because he is not even sure he has washed his hands well enough. Explain disorder mentioned in the above case. It is OCD. OCD की फुल फॉर्म क्या थी यार, एक सेकेंड। OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। एक सेकेंड यार, एक सेकेंड। असल में मैंने भी तो किताब नहीं खोली मैं ध्यान से, मैं भी तो कॉलेज के काम में लगी हुई हूँ ना, तो प्लीज़ एक बार इसे मैं देख लूँगा, मैं कुछ गलत भी बताऊँ तो यू कैन करेक्ट मी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या OCD के अंदर आएगा ये, उसी से ये क्वेश्चन। बार बार एक ही बिहेवियर रिपीट करते रहना और दिमाग में वही चीज़ चलना, हाथ धोने की बीमारी होना लगातार। हाथ साफ़ हैं तब भी धोए जा रहे हैं, हाथ कट गए हैं धो धो के खून आ रहा है उनसे, फिर भी हाथ धोए जा रहे हैं क्योंकि दिमाग में चल ही यही रहा है कि हाथ साफ़ नहीं है, मुझे हाथ धोने पड़ेंगे, ठीक है। देन है शशांक, अ 5-year-old boy is showing disruptive aggressive behavior in the class as his teacher which two most suitable behavioral therapies can you apply to modify his behavior। इसी चैप्टर से हम आगे पढ़ेंगे, बिहेवियर थेरेपीज में आएगा ये भी। देन इलेबोरेट अपॉन इनकॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट डायरेक्शन ऑफ एटीट्यूड चेंज यूजिंग सुटेबल एग्जाम्पल्स, चैप्टर 6 से है। will teach you this as well. Explain with the help of an example how advertisers focus on the message characteristics to change attitude of their audience. अगेन चैप्टर 6 से है, जो हमने अभी करा है बता दूंगी ये भी। देन आगे है हमारा what are the some of the measures suggested by WHO to prevent suicide, what are the approaches that are useful in strengthening positive self esteem in children। ये मैंने करवाया, चैप्टर 4 से है। बाइपोलर डिसऑर्डर के अंडर हमने सुसाइड्स का देखा था, वहाँ पर ये सारा दे रखा है अच्छे से। कुछ भी समझ ना आए तो उससे मुझसे प्लीज़ पूछ लेना। देन है कैन अ लॉन्ग स्टैंडिंग पैटर्न ऑफ डेविएंट बिहेवियर बी कंसिडर्ड एबनॉर्मल, इलेबोरेट। कैसे तुम किसी बिहेवियर को एबनॉर्मल बता सकते हो जब उसमें वो 4 Ds प्रेजेंट होते हैं, वही एक्सप्लेन करना है। फिर है कि सुहानी इज़ अ 21-year-old college girl who exhibits an intense fear of fireworks, gunshots, popping balloons. Suggest most appropriate behavioral therapy that could be used to help her overcome her fear। ये भी हम बिहेवियर थेरेपीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो मैं वापस से बता दूंगी। एक्सप्लेन डिफरेंट कॉग्निटिव थेरेपीज दैट आर यूज टू रिड्यूस डिस्ट्रेस। ये भी हम पढ़ेंगे, मैं बता दूंगी, इसी चैप्टर से है। अभी इस टॉपिक पे आए नहीं है, आएंगे लेकिन जल्दी आ जाएंगे। Then है Radha likes brew coffee whereas her husband does not hold positive view towards this brand of coffee। Explain how balance can be created using Fritz Heider model of balance theory। Use diagram to support your answer। ये भी मुझे चैप्टर 6 से लग रहा है, but I will discuss this too। Then group of students were asked to prepare project. It was observed that only handful of students were working on the project while others were pretending to put in efforts।
As a student of psychology, can you explain the phenomena? Yeah, we can. Could you also suggest possible strategies to reduce this phenomena? For sure. ये तुम्हारा ग्रुप वाले चैप्टर से सोशल लॉफिंग का एग्जाम्पल है और स्ट्रैटेजीज भी दे रखी हैं उसको रिड्यूस करने की. शॉर्ट में बता देती हूँ, चैप्टर समझाऊंगी पूरा तो ये टॉपिक आएगा, विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल एज वेल. शॉर्ट में यही है कि सोशल लॉफिंग में ये होता है, असेंबली में है ना, बहुत सारे लोग गा रहे हैं, अब तुम देखा होगा सब लोग नेशनल एंथम नहीं गा रहे होते, कुछ कुछ बस लिप्स हिला रहे हैं, मर्मर कर रहे हैं ऐसी, ठीक है, या बहुत धीरे से विस्पर कर रहे हैं, इतने अच्छे से पूरा अपना एफर्ट नहीं डाल रहे पूरे ढंग से ग्रुप में काम करने पे, इतना वो नहीं है. ग्रुप में ही तो काम हो गया ना, असेंबली में खड़े हैं सारे, सबको ही गाना होता है उसके अंदर, लेकिन सब नहीं गा रहे, कुछ कुछ एकदम चुप चुप है, ठीक है, जितना कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे, इसे सोशल लॉफिंग होता है. या फिर ताली बजाने के लिए कहा है, कुछ कुछ लोग ताली बजा रहे हैं, बहुत तेज तेज आवाज़ है उनकी तालियों की, सारे लोग ताली नहीं बजा रहे. वही चीज़ है, ये मैं पढ़ाऊँगी सोशल लॉफिंग. कुछ भी गलत बोला हो तो करेक्ट कर देना, मैंने भी अभी ये चैप्टर देखा नहीं है ढंग से. फिर ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वो सेक्शन डी का है बेसिकली. इसमें है कि अभी कैसे बताऊँ यार, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी ये, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी. ठीक है, अभी के लिए इतना ही. और इस चैप्टर से कुछ भी समझ ना आया हो, जितना टॉपिक आज बताया उसमें से कुछ भी क्लियर ना हुआ हो तो कृपया करके मुझसे पूछ लीजिएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर. नेक्स्ट क्लास में ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट से शुरू करेंगे. अभी के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच टाइम निकाल के वीडियो देखने के लिए.